अगर तुम लोग मेरा टिकट नहीं करवाना चाहते हो तो मेरा वीज़ा, पासपोर्ट और मेरे बाकी के डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। मैं खुद से ही अपनी वापसी का इंतज़ाम करवा लूँगी। सुगदा ने कड़े शब्दों में अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। जय और एनी ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अगले ही पल जय उठकर अपने कमरे में गया और एक फाइल में रखे हुए कुछ कागजातों को लेकर सुगदा के कमरे में गया। लगता है आप नाराज़ हो गई। मेरा तो जी चाहता था मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ रखूं, क्योंकि काम की वजह से मैं बार बार इंडिया जाकर आपसे नहीं मिल पाता हूं। लेकिन अब आप यहाँ रहना ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहते हुए जय ने एक गहरी सांस ली और सुगदा की ओर कुछ पेपर बढ़ाते हुए कहा, हमने आपका वीज़ा 6 महीने के लिए बनवाया था मम्मी, लेकिन अब तो 10-11 महीने बीत चुके हैं। आपका वीज़ा फेल हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द आपका वीज़ा रिन्यू करवाना होगा। उसके बाद ही मैं आपका टिकट बनवा कर यहाँ से भेज सकता हूँ, वरना गैर कानूनी तौर पर रहने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अपने बेटे की बात सुनकर सुगदा परेशान हो गई। यह तो तुम्हारी गलती है। अगर तुमने 6 महीने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था तो तुम्हें उस अवधि के अंदर ही या तो मुझे वापस भेज देना था या फिर वीज़ा रिन्यू करवा लेना था। उसने नाराज़गी के साथ रूखे शब्दों में कहा। अपनी माँ को नाराज़ देखकर जय ने उन्हें मनाने की कोशिश की। सॉरी मम्मी, ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप इन पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए, मैं इसी वक्त जाकर काम करवा लेता हूँ। इतना कहकर उसने कुछ पेपर अपनी माँ की ओर बढ़ा दिए और सिग्नेचर करने को कहा। ढेर सारे पेपर को देखकर सुगदा ने कहा, पहले तो मुझे इतने पेपर नहीं साइन करने पड़े थे, इस बार इतने ज़्यादा क्यों है। वीज़ा एक्सपायर होने के कारण कुछ पेपर एक्स्ट्रा लगे हैं मम्मी। अगर आपको डाउट है तो आप खुद पढ़ लीजिए। वैसे भी पापा कहा करते थे कि कोई भी पेपर बिना पढ़े हुए सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। जय ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। अपने बेटे को नाराज़ देखकर सुगदा को भी बुरा लगा। ऐसी बात नहीं है बेटे, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। इतना कहते हुए उसने सारे पेपर पर सिग्नेचर कर दिया और फाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। कमरे के बाहर खड़ी एनी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक रहस्यमयी मुस्कुराहट फैली हुई थी। जय उन सारे पेपर को लेकर चला गया। काफ़ी रात गए लौट कर आया तो उसने सुगदा के हाथों में वापसी का टिकट देते हुए कहा, ये लीजिए मम्मी आपकी टिकट। 4 दिन के बाद आपकी फ़्लाइट है। आज पूरा दिन मुझे इन्हीं सब भागदौड़ में लग गया। टिकट देखकर सुगदा बहुत खुश हुई। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने घर वापसी की तैयारी करने लगी। देखते ही देखते ये 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जय और एनी अपने दोनों बच्चों के साथ उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे। थोड़ी देर में जहाज़ इंडिया के लिए उड़ान भरने वाला था। कल तक सुगदा को वापस लौटने की जल्दी थी, लेकिन आज जब वो बच्चों को छोड़कर वापस अपने देश लौट रही थी तो उनका दिल बच्चों के बिछोह में तड़प रहा था। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भरकर प्यार किया। फिर अपने बेटे बहू को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए चेक इन के लिए अंदर चली गई। जाने से पहले उसने एक बार मुड़कर अपने बच्चों की ओर देखा जो उसे देखकर हाथ हिला रहे थे। सुगदा ने भी अपने बच्चों को जी भरकर देखा और अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने देश के लिए उड़ान भर चुकी थी। उसके जाने के बाद जय और एनी ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल गए। सुगदा जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो उसने देखा उसके स्वागत के लिए हरीश के साथ साथ रिद्धि के पिता चंद्रनाथ जी भी उपस्थित थे। हरीश ने जैसी अपनी माँ को देखा तो उसे लगा मानो किसी सूखे हुए पेड़ पर अमृत की बरसात हो गई हो। वो तेजी से आगे बढ़ा और किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के गले से लग गया। सुगदा भी इतने दिनों बाद अपने छोटे बेटे को सीने से लगाकर अपनी ममता को तृप्त कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब ममता और प्रेम का आवेग कुछ कम हुआ तो पूछ बैठी, रिद्धि नहीं आई। अपनी माँ के इस सवाल पर हरीश खामोश रहा। क्या बात है बेटा, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है मम्मी। आप तो बेवजह फिक्र कर रही है। रिद्धि अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई हुई है, इसलिए नहीं आई। हरीश अपनी माँ के सवाल का जवाब देते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा भाभी जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ। रिद्धि बिन माँ की बच्ची है। मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार तो दिया, लेकिन जो बातें माँ समझा सकती थी शायद मैं नहीं बता पाया। रिश्तों के मामले में आज भी वो नासमझी है, उसे माफ़ कर दीजिए। रिद्धि के पिता चंद्रनाथ जी ने
अपनी बेटी की ओर से क्षमा मांगते हुए कहा, इसमें माफ़ी वाली क्या बात है भाई साहब, बच्चे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। सुखदा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर चंद्रनाथ जी भी रिलैक्स हो गए। वैसे भाभी जी, वहाँ सब कुछ ठीक तो था, बच्चों के साथ तो आपका मन लग गया होगा, लेकिन ये हरीश बिल्कुल अकेला हो गया था। अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे भी हरीश की और अपने देश की बहुत याद आ रही थी भाई साहब, इसलिए मैं ज़बरदस्ती यहाँ आई हूँ, वरना जय तो किसी भी कीमत पर मुझे नहीं आने दे रहा था। गाड़ी में बैठते हुए सुखदा ने कहा। फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ घर की ओर बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही गाड़ी बंगले के अंदर गई तो सुखदा ने देखा कि राधे श्याम और बाकी के सारे नौकर फूल माला और आरती की थाल लिए उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। अपनी मालकिन को वापस घर आया देखकर सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। हरीश बार बार वक्त देख रहा था। रिद्धि अभी तक घर लौटकर नहीं आई थी। चंद्रनाथ जी भी उसकी परेशानी समझ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उन्होंने देखा रिद्धि ढेर सारी शॉपिंग बैग के साथ अंदर आ रही है। रिद्धि ने एक उड़ती हुई नज़र हॉल में बैठे लोगों पर डालते हुए सुखदा की ओर देखते हुए कहा, थैंक गॉड आप आ गई मम्मी जी, आपका बेटा आपके बिना बेचैन था। इतना कहकर वो धड़धड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। सुखदा समझ नहीं पाई कि उसने अपने पति की तारीफ की है या ताना मारा है। रिद्धि की बात सुनकर हरीश का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वही सुखदा के चेहरे पर भी चिंता के बादल घिर आए थे। बुरा तो सुखदा को भी लगा कि वो लगभग साल भर के बाद वापस लौटी है, लेकिन पाँव छूना तो दूर, उसने उनका हाल चाल भी नहीं पूछा और सीधे अंदर चली गई। उन्हें अपने बेटे के चेहरे को देखकर समझ में आ रहा था कि उसे भी ये बात बुरी लगी है। रिद्धि के पिता भी शर्मिंदा थे। सबके मन की बात को समझते हुए सुखदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब उस बेचारी ने ऐसा क्या कह दिया कि आप सब मुंह लटका कर बैठ गई। ठीक ही तो कहा रिद्धि ने। वैसे मुझे मालूम है मेरे लाडले बेटे को मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा। सुखदा की समझदारी को देखते हुए चंद्रनाथ जी ने बगैर कुछ कहे हाथ जोड़ दिए। हरीश काफ़ी देर तक अपनी माँ के पास बैठा उनसे बातें करता रहा। अपने भाई भाभी और बच्चों के बारे में पूछता रहा। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। काफ़ी दिनों के बाद सुखदा चैन की नींद सो रही थी। घर जाकर सुखदा बहुत खुश थी। काफ़ी दिनों से सुजय ने भी फ़ोन नहीं किया था। फुर्सत से सुखदा ने अपने सभी बच्चों से बात की। रणविजय, मनीष और विजय को जैसे ये बात मालूम हुई कि माँ वापस लौट चुकी है तो सबने नेक्स्ट वीक घर आने का प्रोग्राम बनाया। सुखदा के साथ साथ हरीश भी बहुत खुश था कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से सभी भाई इकट्ठे होंगे। देखते ही देखते पूरा सप्ताह बीत गया और शनिवार की रात बेंगलुरु से मनीष और विजय अपनी पत्नी के साथ गए और मुंबई से रणविजय अपनी पत्नी के साथ आ गया। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया था। सुखदा रसोई में राधे श्याम और जमुना के साथ खुद खड़ी होकर अपने बच्चों के पसंद का खाना बनवा रही थी। आज उसके शरीर में भला की फुर्ती आ गई थी। उसने अपने सभी बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनवाया था। वो रणविजय को बादाम का हलवा परोसते हुए बोली, काश अजय भी आ जाता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है मम्मी, मैं अभी अजय भाई को फ़ोन लगाता हूँ। अभी हमारे 4 दिनों की छुट्टियाँ बाकी है। कल तक अगर वो आ जाएंगे तो उनके साथ भी हम लोग कुछ वक्त गुजार लेंगे। इतना कहते हुए रणविजय ने अजय को कॉल कर दिया। जैसे अजय ने कॉल रिसीव किया तो रणविजय ने शिकायती लहजे में कहा, क्या भाई, आप तो मुंबई में रहकर भी कभी कॉल नहीं करते, मिलना तो दूर की बात रही। सॉरी रणविजय, क्या करूं, कोर्ट के काम से फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से घर की प्रॉब्लम अलग होती है। सच कहूं तो ऐसे में कहीं आने जाने का मन नहीं करता। अजय ने बहुत थकी थकी आवाज़ में कहा। उसके बोलने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत टेंशन में है। सब कुछ ठीक तो है ना भाई, हम सभी लोग यहाँ मम्मी के पास आए हुए हैं। अगर आप भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता। मम्मी वापस आ चुकी है। अरे वाह, मम्मी वापस आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी से मिले काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है। ऐसा करता हूँ, मैं अभी कल यहाँ से निकलता हूँ, रात तक ही पहुँच जाऊँगा। अजय ने खुश होते हुए कहा। अपने बच्चों की बात सुनकर सुखदा भी बहुत खुश हुई। लंदन में अकेले इतना लंबा समय गुजारने के बाद उसे अपने सारे बच्चों को एक साथ पाकर बहुत खुशी हो रही थी। अगले दिन रात तक अजय भी घर आ चुका था, लेकिन वह अकेला आया था। अलीना साथ नहीं थी।
उसे देखकर सभी भाई बहुत खुश हुए, लेकिन सुगदा परेशान हो गई। क्या बात है अजय, तू इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? तेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू बहुत चिंता में है। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? और अलीना साथ क्यों नहीं आई? क्या मम्मी, आपने एक साथ कितने सारे सवाल पूछ डाले। वैसे भी हर माँ को अपना बच्चा कमज़ोर ही लगता है, भले ही उसकी उम्र कितनी भी हो चुकी हो। अजय ने अपनी माँ की बात सुनकर हंसते हुए कहा, माँ तो माँ होती है। उसे अपने बेटे की हंसी में भी वो खनक महसूस नहीं हो रही थी। वो समझ गई थी कि उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर चल रही है। सबके सामने पूछना उसने सही नहीं समझा, इसलिए वो मौके का इंतज़ार करने लगी। बाहर उनकी सभी बहुएं और बेटे आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। उसने सभी बच्चों को एक साथ देखकर सुगदा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। अगले दिन सुबह घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। आपस में हंसी मजाक का दौर चल रहा था। पूरे घर में एक उमंग सी फैली हुई थी। तभी अचानक से हरीश के फ़ोन में कंटिन्यू कई कॉल आने लगे। पहले तो हरीश ने इन सारे कॉल को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन जब ऑफिस से उसके मैनेजर का कॉल आया तो उसे इस बात की शंका हुई कि कोई बात ज़रूर है। यही सोचकर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो सर, मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, आज आप ऑफिस भी नहीं आए। इधर कुछ गड़बड़ हो गई है। खाते खाते हरीश के हाथ रुक गए। वो उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना परेशान होकर मुझे कंटिन्यू कॉल किए जा रहे हैं? सॉरी सर, मैं आपको सारी बात फ़ोन पर नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ जाइए। मैनेजर की बात सुनकर वो समझ गया कि ज़रूर कोई सीरियस बात है, इसलिए वो इतना परेशान है। उसने जल्दी से अपने हाथ धोए और ऑफिस के लिए निकल गया। हरीश को इतना परेशान और अचानक से इस तरह ऑफिस जाता हुआ देखकर बाकी के भाई भी सोच में पड़ गए। मेरा ख्याल है हमें भी ऑफिस जाकर देखना चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई कि हरीश इतना परेशान है। रणविजय के इतना कहते ही बाकी के भाई भी उठ खड़े हुए और हरीश के पीछे उसके ऑफिस चले गए। हरीश जब ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग वकील के साथ उसके ऑफिस में बैठे उसकी प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं। वे इसके होटल के एक एक कोने का मुआयना कर रहे थे। मैं पूछ सकता हूँ कि बिना मेरी परमिशन के आप लोग मेरे होटल में क्या कर रहे हैं? हरीश की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और कुछ पेपर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ और अपने बॉस की तरफ से आया हूँ। ये प्रॉपर्टी अब हमारी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतना कहते हुए हरीश ने गुस्से से वो पेपर लिए और उन्हें खोलकर देखने लगा। जैसे जैसे वो पेपर पढ़ता रहा उसके चेहरे के रंग उड़ते जा रहे थे। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि तभी पीछे से अजय ने आकर उसे संभाल लिया। तुम ठीक तो हरीश? ऐसा क्या है इस पेपर में? इतना कहते हुए अजय ने वो पेपर लिए। जैसे ही उसने पढ़ा उसके भी होश उड़ गए। तभी वकील आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो आप लोगों को तसल्ली हो गई है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब ये तो सारी प्रॉपर्टी मेरे मुवक्किल की है। अब आपका इन सब पर कोई भी अधिकार नहीं है। उसकी बात सुनकर अजय ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप हरीश को लिया और घर की ओर निकल गया। क्या हुआ हरीश को? उसकी तबीयत तो ठीक है। सुगदा ने जब हरीश की वैसी हालत देखी तो वो भागती हुई आगे बढ़ी। अजय अभी भी चुप था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से सारी बात कैसे बताई। अरे मैं पूछती हूँ, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? ऐसी क्या बात हुई जो तुम लोग भागे भागे घर से गए और लौटे हो तो उसकी ऐसी हालत है? सुगदा ने अपने आंचल से हरीश का मुंह पोंछते हुए कहा, जो पसीने पसीने हो रहा था। मम्मी, हमारी प्रॉपर्टी पर दूसरों का कब्जा हो गया है। अजय ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। क्या कहा तुमने? ज़रा फिर से तो कहना। हमारी प्रॉपर्टी पर दूसरों का कब्जा हो गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? सुगदा हैरानी से कहा। ऐसा इसलिए हुआ है कि जय भैया ने आपके साथ धोखा किया है। आपके हिस्से की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सबकी सब जय भैया बेच चुके हैं। मैंने अपना सारा वक्त पापा के साथ मिलकर कारोबार बढ़ाने में लगा दिया, लेकिन देखते ही देखते सब खत्म हो गया। हरीश ने दुख में आकर बिलखते हुए कहा। सुगदा ने जब ये बात सुनी तो उस पर मानो वज्रपात हो गया। वो बौखला गई। उसके साथ ही गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी इजाज़त के बिना कोई मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है? ज़रूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभी जाकर कॉल करती हूँ। सुगदा ने बेचैन होते हुए कहा। कोई फ़ायदा नहीं है मम्मी,
ज़रूर भैया ने आपसे प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए होंगे और आपको पता भी नहीं चला। अजय ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देने की कोशिश करते हुए कहा। रणविजय, मनीष और विजय भी अपने बड़े भाई के इतने बड़े धोखे से हैरान थे। रिद्धि ने जब ये सब कुछ सुना तो वो तो मानो गुस्से से पागल सी हो गई। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था कि अचानक से उन लोगों को मम्मी जी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है और वो इन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती क्यों ले जाना चाह रहे हैं। वहाँ ले जाकर मम्मी के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए। इतना बड़ा धोखा मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। रिद्धि ने गुस्से से पागल होते हुए कहा। वो तो भला था कि चंद्रनाथ जी भी उसी वक्त वहीं मौजूद थे। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए सबको शांत किया, वरना रिद्धि को समझा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। सबकी बातें सुनने के बाद सुगदा ने याद करने की कोशिश की कि कब उसने प्रॉपर्टी के कागजात पर सिग्नेचर किए। तभी उसे याद आया कि वीज़ा और टिकट बनवाने के नाम पर जय ने ढेर सारे पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे। उसे शक तो हुआ था, उसने टोका भी था, लेकिन जय की बातों का विश्वास करके वो मात खा गई। मुझे याद आ गया, जय ने वीज़ा की अवधि बढ़ाने और मेरी वापसी के टिकट के नाम पर ढेर सारे पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे। मैंने उसे पूछा भी कि पिछली बार तो इतने सारे पेपर नहीं लगे थे, लेकिन उसने गोल गोल बातें करके मुझे बेवकूफ़ बना दिया। हे भगवान, क्या पैसों के लालच में उसका खून सफ़ेद हो गया है? मेरा खुद का बेटा इतना गिर जाएगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इतना कहकर सुगदा भी रोने लगी। उन्हें रोता हुआ देखकर रिद्धि गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। सबसे पहले तो आपको उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए। जिसने अपने पिता की अर्थी को कंधा देना ज़रूरी नहीं समझा, उसे अपनी माँ से कब से मोहब्बत हो गई। हरीश ने जब रिद्धि को अपनी माँ से इस तरह से बातें करते देखा तो वो आगे बढ़ा और उसे रोका। तुम पागल हो गई हो क्या? मम्मी से किस तरह से बातें कर रही हो? जय भैया ने उनके साथ फ्रॉड किया तो भला इसमें उनकी क्या गलती है? ठीक कहा तुमने, उनकी गलती हो भी कैसे सकती है? गलती तो हमारी है जो हम इन्हें यहाँ पर सराखों पर बैठा कर रखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर वीज़ा या टिकट के बारे में ही बात करनी थी तो एक बार ये हमसे भी तो बात कर सकती थी। क्या तुम यहाँ से सब कुछ नहीं देख लेते? अगर ये सतर्क रहती तो जय भैया को इतना बड़ा धोखा करने की हिम्मत नहीं होती। रिद्धि ने गुस्से के मारे चिल्लाते हुए कहा। खबरदार, जो तुमने अब आगे एक शब्द भी कहा। यह मम्मी के हिस्से की प्रॉपर्टी थी। अगर जय भैया ने धोखा किया है तो मम्मी उसे सज़ा देगी। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उठाने का हक है। रिद्धि ने गुस्से से पागल होते हुए कहा। हाँ, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे तो इसलिए दुख हो रहा है कि मैंने कारोबार बढ़ाने में अपना खून पसीना लगाया। तुम्हें इस बारे में अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हरीश इतना कहते हुए रिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। कमरे के अंदर से भी वो लगातार चिल्लाई जा रही थी। चंद्रनाथ जी भी अपनी बेटी को शांत कराने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। थोड़ी देर पहले जिस घर में हंसी खुशी का माहौल था, अब वहाँ तनाव पसरा हुआ था। सभी लोग सोच में डूबे हुए थे कि तभी अचानक से ज़ोरदार आवाज़ आई। जब सभी लोग आवाज़ की दिशा में देखने गए तो उन्होंने देखा सुगदा ज़मीन पर गिरकर बेहोश पड़ी हुई थी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। सुगदा के दिल को बहुत सदमा लग गया था कि उसके बेटे ने उन्हें इस तरह से धोखा दिया। रिद्धि का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। सुनो हरीश, मैं साफ साफ कह देती हूँ कि अब तुम्हारी माँ को साथ रखने का जिम्मा मेरा नहीं है। उनके बाकी भी बेटे हैं, वो उनके पास जाना चाहे तो जा सकती है। सभी भाइयों का बंटवारा हो चुका है, इसलिए हमारे घर पर उनका कोई अधिकार नहीं है। रिद्धि, ज़रा सोचकर बात किया करो। कैसे बच्चे जैसी बातें कर रही हो तुम? हरीश ने क्रोध में भरकर कहा, लेकिन रिद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। उनके सभी बेटों को बारी बारी से अपनी माँ को रखना होगा। सभी भाई अपनी पारी बांध ले। जब मेरी बारी आएगी तो उतने दिनों के लिए मैं भी रख लूँगी, लेकिन हमेशा के लिए मैं इन्हें अपने सिर पर बिल्कुल नहीं बैठाने वाली हूँ। अगर ऐसा हुआ तो या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। रिद्धि ने साफ साफ अपना फैसला सुना दिया और दनदनाते हुए घर के बाहर चली गई। हरीश समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। अंदर सुगदा भी सारी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों से गंगा जमुना की धारा बह रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे की धोखे की सज़ा उसे क्यों मिल रही है।
रिधि की बात सुनने के बाद रणविजय, मनीष और विजय के साथ साथ उन दोनों की पत्नियां भी एक दूसरे को देख रही थी। अजय ने तो एक ठंडी सांस लेते हुए पहले से ही अपने हाथ उठा दिए। माँ के लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अलीना और उसके मम्मी पापा के आगे मेरी एक नहीं चलती। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। अलीना तो एक पल के लिए भी माँ के साथ रहना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि शादी से पहले हुए मन मुटाव के कारण वो वैसे ही माँ को पसंद नहीं करती। अजय ने सबके सामने अपने घर के हालात बताते हुए सच्चाई बता दी। लेकिन भैया, हम लोगों के साथ साथ हम तीनों की पत्नियां भी जॉब करती है। ऐसे में वो घर और ऑफिस कैसे हैंडल कर पाएगी? वैसे माँ के साथ रहने का मौका तो किसी को भी नहीं मिला। ये लोग तो माँ और उनके स्वभाव के बारे में भी नहीं जानती, तो भला साथ रहना कैसे पॉसिबल होगा? सभी भाइयों ने एक साथ संवेद स्वर में कहा, माँ कहीं नहीं जाएगी। सुना आप लोगों ने? माँ कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोगों को माँ के लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सभी भाइयों की बात सुनकर हरीश ने गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहा। अगले ही पल जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि रिश्ते में वो सभी से छोटा है, तो मन ही मन शर्मिंदा होते हुए अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ दिए। सॉरी भैया, सॉरी भाभी। ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरी माँ बोझ नहीं है। मैं अकेला काफ़ी हूँ उनकी देखभाल के लिए। इतना कहकर वो अपनी माँ के कमरे में चला गया। सुगदा ने अपने छोटे बेटे की बात सुन ली थी। बाकी बेटों की बात सुनकर उसका कलेजा फट गया था, लेकिन जब उसने हरीश की बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे कड़ी धूप में शीतल छाँव मिल गई है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। हरीश ने जब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो वो भी तड़प उठा। तुम्हें अपना दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है मम्मी, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें क्या मालूम कि जब तक तुम विदेश में थी तो मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। इतना कहते हुए हरीश ने सुगदा की गोद में अपना सिर रख दिया और सिसकने लगा। अपने बेटे को दुखी देखकर सुगदा का कलेजा फटकर रह गया। उसने उसे सीने से लगाते हुए कहा, अपना मन छोटा मत करो बेटा। मैं भला अब कितने दिनों की मेहमान हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम दोनों पति पत्नी में अलगाव हो। तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी सारी खुशियाँ रिधि के साथ है। मेरा क्या है? मैं वापस गांव चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे पापा और हमने सोच लिया था कि तुम सबकी शादी के बाद हम लोग गांव जाकर रहेंगे। सुगदा ने हरीश को आश्वासन देते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर हरीश का दिल तड़प उठा। पापा के रहते तुमने क्या सोचा था? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब पापा नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह अकेले कहीं नहीं रहने दूंगा, हरीश ने कहा और एक झटके से उठकर बाहर निकल गया। बाहर सारे भाई और उनकी पत्नियां अभी भी विचार में मगन बैठे थे। मनीष ने अमेरिका में सुजय को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी। आधी रात को अपने भाई से फ़ोन पर सारी बातें सुनकर सुजय का दिमाग घूम गया। जिस वक्त भारत में दिन था उस वक्त अमेरिका में रात होती है, इसलिए सुजय सोया हुआ था। अपने भाइयों की बात सुनकर उसकी नींद गायब हो गई। भले वो घर से दूर था, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए बुरा लगा था, इसलिए उसने सारी बात सुनने के बाद अपने भाइयों से कहा, अगर रिधि ने ये फैसला लिया है तो कोई गलत फैसला नहीं लिया है। मेरा ख्याल है हम सबको बारी बारी से माँ को साथ रखना चाहिए। वैसे मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं एक बार माँ को यहाँ लेकर आऊँगा तो सालों तक माँ मेरे पास ही रहेगी। देख भाई, इमोशन में आकर इतना बड़ा फैसला ऐसे ही मत ले ले। जरा अपनी बीवी से भी तो पूछ ले कि वो क्या चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि सांप छछूंदर वाली स्थिति हो जाए। मनीष ने चिंतित होते हुए सुजय से कहा, मुझे अपनी पत्नी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो मना नहीं करेगी। यहाँ आस पड़ोस में कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, अच्छा रहेगा उनके साथ में, तो माँ का मन भी लगा रहेगा। सुजय की बातें सुनकर सभी भाइयों को एक तमाचा सा लगा। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सुगदा अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। उसे देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उसके हाथों में एक बैग था। क्या बात है माँ, आप कहीं जा रही है क्या? आपके हाथों में ये बैग है? रणविजय ने आगे बढ़कर पूछा। हाँ बेटे, मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर गांव जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे किसी बच्चे को तकलीफ हो, सुगदा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर
सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन माँ, गांव में तो कुछ भी नहीं है, आप वहां जाकर कैसे रहेंगी? अजय ने संकोच के साथ पूछा। घर नहीं है तो क्या हुआ, जमीन तो है ना। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बेघर है, जिनका कोई घर नहीं, तो क्या वो लोग जिंदा नहीं है? अपनी माँ की बातें सुनकर सभी ने सिर झुका लिया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक सके। मनीष और विजय की पत्नी तो एक दूसरे को देखकर कन्नी काट रही थी। वो सोच रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सिर पर मुसीबत पड़ जाए। वे दोनों अपने अपने पतियों को भी चिकोटी काटते हुए इस बात का एहसास दिला रही थी कि अपना मुंह बंदी रखे। सुगदा ने एक बार सबको बड़े गौर से देखा और घर के बाहर निकलने लगी। तभी अचानक से रणविजय की पत्नी सीमा ने आगे बढ़कर उनके हाथों से बैग ले लिया। आप ऐसे कैसे जा सकती है मम्मी जी? आपने ये सोचा है कि बाहर जब समाज में ये बात फैलेगी तो लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सीमा की बात सुनकर विजय की पत्नी कावेरी, मनीष की पत्नी सिमरन भी मन ही मन सीमा को कोस रही थी। अच्छी भली मम्मी जी गाँव के लिए निकल रही थी, भला सीमा भाभी को क्या पड़ी है उन्हें रोकने की? उन दोनों ने आपस में इशारे में ही बात की। फिर बड़ी हिम्मत करके सीमा से कहा, सीमा भाभी, अगर मम्मी जी गाँव जाना चाहती है तो उन्हें जाने दीजिए। अच्छा ही है, वहाँ उनके अपने नाते रिश्तेदार और पुराने लोग होंगे, इससे उनका भी मन लगा रहेगा। हम लोग सभी बीच बीच में जाकर उनसे मिलते रहेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर सीमा ने जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, अगर मम्मी जी गाँव जाना चाहेगी तो हम उन्हें वहाँ भी भेज देंगे, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ रहने की व्यवस्था करनी होगी। गांव छोड़े हुए 40-50 साल हो गए होंगे, अब तक तो पुरखों के घर का भी नामो निशान मिट गया होगा। सीमा की बात सुनकर उन दोनों ने अपना सिर झुका लिया। वही रणविजय सोच रहा था कि सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस उम्र में हम माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे रिधि ने कुछ गलत नहीं कहा है। हम सभी भाई थोड़े दिनों तक अगर माँ को अपने साथ रखेंगे तो उनका भी मन लगा रहेगा। सुगदा जो अब तक सबकी बातें सुन रही थी, उसने कड़े शब्दों में इनकार कर दिया। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम सबको दे सकूं। मुझ बुढ़िया को मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम सबका आपस में मनमुटाव हो जाए। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर उनके बेटों को एक तमाचा सा लगा। एक बेटे के धोखे ने एक माँ का सभी बेटों से विश्वास उठा दिया था। तभी रणविजय उठा और आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथों से सामान लेकर रखता हुआ बोला, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप जितने दिनों तक चाहोगी, जिस बेटे के पास रहना चाहोगी, हम सभी आपको रखेंगे। उन सब की बातें सुनकर सुगदा ने कुछ नहीं कहा। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। जिम्मेदारी के नाम पर अब सभी लोग अपने अपने शहर वापस लौटने की तैयारी करने लगे थे। सबको अपना अपना काम याद आने लगा था। आधी रात गए रिधि भी जब घर लौट कर आई तो हरीश के साथ उसका एक बार फिर से जोरदार झगड़ा हुआ। वो किसी भी कीमत पर अपने पति की बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक बार तो सभी भाइयों ने विचार किया कि हम लोग जय भैया पर धोखाधड़ी का केस कर देते हैं। माँ, मेरा ख्याल है आपको जय भैया पर धोखाधड़ी का केस कर देना चाहिए। मैं और रणविजय दोनों ही इस काम में आपकी मदद करेंगे। आखिर उनको इस धोखे की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अजय ने सुगदा को धोखाधड़ी का मुकदमा करने को कहा। माफ़ करना बच्चों, मुझ बुढ़िया के लिए सारी दौलत मिट्टी के समान है। मैंने खाली हाथ इस शहर में आकर अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी और अब इस शहर से खाली हाथ वापस जाकर अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करूंगी। मेरे लिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अजय की बात सुनकर स्पष्ट रूप से मना करते हुए कहा। हरीश की तरह अजय भी चाहता था कि वो अपनी माँ को अपने साथ रखे, क्योंकि अलीना और उसके मम्मी पापा की वजह से उसे खुद के घर में पराये जैसा महसूस होता था। अलीना के मम्मी पापा अलीना को अपना चेक बुक समझते थे, जिसे वो हर वक्त भुनाते रहते थे। अजय ने बचपन से जैसा जीवन जिया था, आज वो बिल्कुल उसके उल्टा ज़िंदगी जी रहा था। हर वक्त घर में चलती पार्टियों से और शराब की बहती गंगा से वो तंग आ चुका था। प्रेम विवाह करने के बावजूद भी उसे पत्नी से कभी आत्मिक सुख का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा लगता था मानो वे दोनों सिर्फ एक दूसरे की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बने हैं। इसके अलावा एक दूसरे की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। छोटी छोटी खुशियाँ क्या होती है, ये तो अजय कब का भूल चुका था।
घर में होने वाली पार्टियों में सूट बूट पहनकर चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़कर मेहमान नवाजी करना ही उसका काम रह गया था। मरता क्या ना करता। समाज में अपनी प्रतिष्ठा और छवि को बनाए रखने के लिए उसे सब कुछ करना पड़ रहा था। ऐसे में वो सोच रहा था कि अगर माँ उसके साथ जाती है तो अदालत से लौटकर आने के बाद थोड़ी देर वो माँ की गोद में सिर रखकर लेट सकता है, उनसे अपने दुख सुख की बातें कर सकता है। लेकिन क्या माँ मेरे साथ जाना चाहेगी? अगर मैं जबरन ले भी जाऊँ तो क्या अलीना माँ को उस घर में एक पल भी टिकने देगी? काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो अपनी मम्मी को अपने साथ मुंबई लेकर जाएगा। अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो उन्हें रणविजय के घर छोड़ आएगा। वैसे भी सीमा उन्हें अपने साथ ले जाना चाह रही है। यही सोचकर उसने अब पक्का निश्चय कर लिया कि वो हर हाल में मम्मी को साथ लेकर मुंबई जाएगा। उसने आगे बढ़कर और सुगदा के हाथों से उसके कपड़ों का बैग लिया और बोला, आप कहीं नहीं जाएगी, कम से कम हमें एक मौका तो दीजिए अपने साथ रहने का। इस वक्त आप गुस्से में हैं और क्रोध में लिया हुआ निर्णय कभी भी सही नहीं होता। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी जी, आप मुंबई चलिए, वहाँ पर हम भी हैं। हम हर वक्त आपसे मिलने आते रहेंगे। यही नहीं, आप जब चाहोगी हम आपको अपने पास ले आएंगे। तब तक रिधि का भी क्रोध शांत हो जाएगा और वो भी अपने गलत व्यवहार के लिए आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेगी। सीमा ने सुगदा से अनुरोध करते हुए कहा। चारों ओर से दबाव पड़ने के कारण सुगदा मना नहीं कर पाई और अगले दिन सुबह अजय के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ी। मनीष और विजय के साथ साथ उनकी पत्नी कावेरी और सिमरन भी चैन की सांस ली। सीमा और रणविजय भी अजय के साथ साथ ही मुंबई वापस लौट आए। रणविजय पुणे में रहता था, इसलिए वो बीच में ही उतर गया। मम्मी जी, आप थोड़े दिनों तक अजय भैया के साथ रहे, हम लोग बहुत जल्द आपको अपने साथ ले जाने के लिए आएंगे। अजय जब अपने बंगले पर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसके घर में चहल पहल थी और अलीना की किटी पार्टी चल रही थी। अजय घर के अंदर चला गया था और सुगदा बंगले के बाहर खड़ी बगीचे में लगे फूल पौधों को देख रही थी। अलीना ने जैसे अजय को देखा तो एक नज़र उस पर डाली और उखड़े स्वर में बोली, कहाँ थे इतने दिनों से? अगर मैं घर से कहीं बिना बताए चली जाऊं तो तुम्हारे तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन आज 4 दिन हो गए, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। अलीना की अपनी सहेलियों के सामने इस तरह से बात करना अजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए ये कहा कि मैं घर गया था और मम्मी को साथ लेकर आया हूँ। आज से मम्मी हमारे साथ ही रहेगी। व्हाट डू यू मीन? इतना कहते हुए अलीना बौखलाकर उठ खड़ी हुई। तभी उसकी नज़र सामने आई हुई सुगदा पर चली गई। तुमने एक बार भी मुझे बताने की या मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी और इस परेशानी की गठरी को अपने सिर पर उठा लाई। मैं तुम्हारी मम्मी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, अलीना ने अपना आपा खोकर चिल्लाते हुए कहा। मौके की नज़ाकत को देखकर उसकी सभी सहेलियों ने यहाँ से जाना ही मुनासिब समझा और वे सभी एक एक करके चुपचाप चली गई। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अलीना के मम्मी पापा वहाँ आ गए थे। सुगदा ने तो वैसे ही अलीना से अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसके ऐसे व्यवहार से उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो ठिठक कर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। अजय तो जैसे पहले से ही उनसे बातों के लिए तैयार था। उसने एक बार अलीना के मम्मी पापा की ओर देखा, फिर अलीना के करीब आकर बड़े ठंडे स्वर में बोला, तुम ये मत भूलो कि ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। अगर इस घर में तुम्हारी मम्मी पापा रह सकते हैं तो मेरी माँ क्यों नहीं रह सकती? अजय की इस बात पर अलीना बल खाकर रह गई। उसके पिता मिस्टर गोम्स और मम्मी मार्था इस बात को समझ गए थे कि इस तरह गुस्से से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इस वक्त जोश में नहीं बल्कि होश से काम लेने का समय है। यही सोचते हुए उन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल मिस्टर गोम्स अपनी बेटी के पास जाकर खड़े हो गए। ये तुम कैसी बातें करती हो माई चाइल्ड? अजय ठीक कहता है, जिस तरह हम लोग तुम्हारा मम्मी पापा है उसी तरह वो भी उसकी मम्मी है। तुम्हें उनके यहाँ रहने से क्या परेशानी है? अच्छा तो है वो भी तुम्हारे साथ रहेगा। इससे पहले कि अलीना कुछ बोल पाती उसकी मम्मी भी सामने आकर उसे ही समझाने लगी थी। तुम्हारा पापा बिल्कुल ठीक बोलता है डियर, आखिर वो उसकी मम्मी है, उसने कोई गलत नहीं किया अपनी मम्मी को यहाँ लाकर। फिर तुम ये भी मत भूलो कि उसकी मम्मी ने तुमको कितना ढेर सारा प्रॉपर्टी भी दिया है। इतना कहते हुए मार्था ने एक आंख दबाकर अपनी बेटी को इशारा कर दिया। अलीना भी समझ गई कि ज़रूर इसके मम्मी पापा के दिमाग में कोई बड़ी चाल चल रही है।
अब ऐसे में बगैर उन लोगों से बात किए कुछ भी कहना ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपने एक्सप्रेशन को ठीक किया और चुप हो गई। उसे अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि पता नहीं उसके मम्मी पापा के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इस वक्त उसके मम्मी पापा ने भी उसका साथ दिया होता तो वो उल्टे पांव अपनी सास को अपने घर से बाहर कर देती। वेलकम होम, अलीना की मम्मी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सुगदा का स्वागत किया। अजय चुपचाप सब कुछ देख रहा था और समझ भी रहा था कि अचानक से अलीना का चुपचाप हो जाना और उसकी माँ का आगे बढ़कर इस तरह से स्वागत करना, ज़रूर इसके पीछे कोई चाल है। लेकिन फिलहाल उसने भी खामोश रहना उचित समझा। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। आओ मम्मी, देखो ये कमरा तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ सामने बालकनी भी है जहाँ से पूरे गार्डन और बंगले के बाहर का नज़ारा दिखता है। आप अकेली भी रहेंगी तो आपको बोर नहीं फील होगा। इतना कहते हुए उसने उनका हाथ पकड़ा और बाहर बालकनी में ले गया। सुगदा ने देखा बहुत ही खूबसूरत बालकनी थी जहाँ छोटे छोटे गमले में पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन सब के बीच 2 कुर्सियाँ और एक टेबल भी रखा हुआ था जहाँ बैठकर कुछ भी खा पी सके। वहाँ खड़े होने पर सचमुच पूरे बगीचे के साथ साथ सड़क के बाहर के दृश्य और आती जाती गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी। अजय बालकनी में बैठा अपनी माँ के साथ बातें कर रहा था। तभी ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई कि उसके सास और ससुर बावर्ची को साथ लेकर उसी के पास आ रहे थे। इधर टेबल पर चाय नाश्ता रख दो तुम, और हाँ, आज से रोज़ तुम इनकी पसंद का खाना बनाएगा। हम तुमको ये बात बता दें कि ये मांस मछली नहीं खाता है, अलीना की मम्मी ने नौकर को आदेश देते हुए कहा। फिर बड़े प्यार से अपने हाथों से चाय का कप उठाकर सुगदा की ओर बढ़ा दिया। पल भर के लिए सुगदा की आंखें बंद हो गई। उसने आज तक कभी भी घर के बाहर किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन जाति का छुआ अन्न ग्रहण नहीं किया था। वो सोच रही थी, आज कैसा मनुष्य दिन है जब मुझे दूसरे विधर्मी लोगों के हाथ का छुआ खाना पीना पड़ रहा है। अजय अपनी माँ की फीलिंग समझ रहा था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप था। सुगदा ने भी सोचा कि अब तो यही रहना है, तो भला ऐसे में वो क्या कर सकती है। ये सोचकर उसने एक ठंडी सांस ली और अलीना की मम्मी के हाथों से चाय का कप लेकर चाय पीने लगी। अलीना अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। जैसे उसने अपनी मम्मी पापा को देखा, वो बारूद की तरह फट पड़ी। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि ये क्या नाटक चल रहा है? आप लोगों ने उस बुढ़िया को यहाँ रहने की परमिशन क्यों दी? मैं एक पल के लिए भी उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, अलीना ने आग बबूला होते हुए कहा। कूल डाउन मेरे बच्चे, ज़रा दिमाग से काम लो। इस वक्त इतना गुस्सा करना सही नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह होते ही उस बुढ़िया को इस घर से दफ़ा कीजिए। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आप लोगों को पता नहीं है कि जब मैं पहली बार उनके घर गई थी तो उसने मेरी कितनी इंसल्ट की थी। मुझे मल्लेज कहा था और तो और मुझे किचन से बाहर निकलवा दिया, पूरे किचन को धुलवाया था। आज वो मेरे घर में क्या करने आई है? अलीना ने गुस्से में अपना आपा खो दिया था और वो चिल्लाने लगी थी। ये देखकर उसकी मम्मी आगे बढ़ी और जल्दी से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके पास आकर बैठ गई और उसे समझाने लगी, अपने दिमाग को ठंडा करो और होश में आने की कोशिश करो। तुमने शायद सुना नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कहा था कि अगर तुम्हारा मम्मी पापा यहाँ रह सकते हैं तो मेरी मम्मी क्यों नहीं रहेगी। वैसे इतनी बात तो तुम्हें भी पता ही होगी कि इस घर का मालिक वो है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ उसके रुपए उड़ाने के लिए बैठे हैं। अलीना भी अब अपने मम्मी पापा से बात करके समझने लगी थी, इसलिए वो खून के घूंट पीकर रह गई। देखो, अब तुमको एक एक स्टेप बहुत संभल कर चलना होगा। तुमको अजय के सामने उसकी माँ के साथ बहुत प्रेम से पेश आना होगा। हाँ, उसके पीछे तुम जो चाहे कर सकता है। थोड़े दिनों के बाद तुम ऐसा हालत कर देना कि वो खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाए। अलीना चुपचाप बैठी अपनी मम्मी पापा की बात सुन रही थी। तुम्हारा मम्मी बिल्कुल ठीक बोलता है डियर। थोड़े दिनों तक तुम उसका मन माफ़ी व्यवहार करो, और हाँ, अजय के सामने तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करना। धीरे धीरे जब अजय को बिलीव हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है तो तुम उसकी माँ का बुराई शुरू कर देना। लेकिन याद रहे, तुमको कुछ नहीं बोलना है। तुम उस बूढ़ी को इतना टॉर्चर कर देना कि वो अपने बेटे के सामने तुमको उल्टा सीधा बोलने लगे। ये देखकर अजय खुद ही सोचेगा कि तुम तो उसकी माँ का देखभाल कर रहा है, लेकिन उसका मम्मी ही
तुमको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज़ यू आर क्रिश्चियन। इतना कहते हुए अलीना के मम्मी पापा मुस्कुराने लगे। अलीना भी अब अपने मम्मी पापा की चाल को अच्छी तरह समझ गई थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराने लगी। यू आर राइट पापा, अगर मैं अजय से झगड़ा करूँगी तो हमारा पर्सनल रिलेशन ख़राब होगा और हो सकता है कि वो आप लोगों को भी इस घर से जाने के लिए बोल दे। इसलिए मुझे अब एक नया ड्रामा करना होगा जिससे वो क्या कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अलीना ने हंसते हुए कहा, वेल डन, हमारी बेटी हमारी बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। और हाँ, अब हम लोग बाहर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि अजय आ जाए, सोचे कि हम लोग तुमको कुछ सिखा रहा है। अलीना की मम्मी ने हंसते हुए कहा और बाहर चली गई। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अलीना अपनी सास से मिलने के लिए ऊपर नहीं गई, बल्कि अपने कमरे में ही लेटकर रूठने की एक्टिंग करते हुए अजय का इंतज़ार करने लगी। वो भी अब समझ गई थी कि इस मैटर को कैसे हैंडल करना है। लगभग घंटे के बाद जब अजय अपने बेडरूम में आया तो उसने देखा अलीना बिस्तर पर तकिए में मुँह छुपाए पड़ी हुई है। अजय भी घर में शांति बनाए रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके पीछे अलीना उसकी माँ के साथ बुरा व्यवहार करे, इसलिए उसने अलीना को समझाने के लिए उसे मनाने की कोशिश की। मुझसे नाराज़ हो, अजय ने अलीना के पास बैठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अलीना ने अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लिए और बोली, हाँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुमने इतना बड़ा डिसीज़न अपने आप से ले लिया। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो क्या मैं मना कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर अजय को बहुत हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से कहा, क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से तो कहना। हाँ बाबा, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं मना करती क्या, बल्कि खुद तुम्हारे साथ जाकर उन्हें अपने साथ लेकर आती। उन्होंने मुझे मलेच कहते हुए अपने घर से दूर कर रखा था, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अलीना का ये रूप देखकर अजय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही अलीना है जो उसकी माँ का नाम सुनते ही भड़क जाती थी। खैर जो भी हो, यही बहुत बड़ी बात है कि अलीना को अब उसकी मम्मी के यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह उसे भी माँ का साथ और उनकी ममता हासिल होगी और मम्मी भी शांति के साथ यहाँ रह पाएगी। आई लव यू अलीना और थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। इतना कहते हुए अजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अजय अलीना के बदले हुए व्यवहार से चकित था। उसके दिल में दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात की शंका भी हो गई थी कि अगर अलीना ने पल भर में अपना मूड चेंज किया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई बात है। उसने अपने खानसामे को बता दिया था कि उसकी मम्मी वेजिटेरियन है, इसलिए उनके लिए वेज खाना बनाइए। यही नहीं, उसने अगले दिन सुबह होते ही पूरा का पूरा एक नया डिनर सेट लाकर रख दिया और उन्हीं नए बर्तनों में उनके लिए खाना बनाने का आदेश दिया। यह सब कुछ देखकर उस बावर्ची का चेहरा भी उतर गया। उसके ऊपर दोहरे काम का प्रेशर पड़ रहा था। अजय उसका चेहरा देखकर सारी बात समझ गया। मैं जानता हूँ कि आपका काम बढ़ गया है, लेकिन इसके लिए मैं आपको डबल सैलरी दूंगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि भूल से मेरी मम्मी को नॉनवेज मत दीजिएगा। अपने मालिक की बात सुनकर बावर्ची का चेहरा भी खुशी से खिल गया। वो सोचने लगा, एक आदमी का वेज खाना बनाने में भला कितनी देर लगेगी। ओके सर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। अजय बावर्ची को सारी बात समझाकर वो अपनी मम्मी के पास चला गया। सुगदा इस वक्त बालकनी में बैठी बाहर का नज़ारा देख रही थी। मम्मी, मैंने रसोई को बता दिया है कि वो आपके लिए शाकाहारी खाना बनाएगा। यही नहीं, सारे बर्तन भी नए मंगवा दिए हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सुगदा को बहुत तसल्ली हुई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग अजय की हाँ में हाँ क्यों मिला रहे थे। आपको पता भी है कि हमारी लाइफस्टाइल और अजय की मम्मी के रहन सहन में कितना डिफरेंस है। मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे तो उनकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ जाता है। अलीना अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी इस बात पर चर्चा कर रही थी। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? ज़रा सोचो, अगर अजय ने हमें भी घर से जाने को कह दिया तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा ताकि अजय खुद ही उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दे या फिर खुद ही घर छोड़कर जाए। अलीना की मम्मी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, लेकिन मम्मी, यह सब इतना आसान नहीं होगा। तुमने देखा नहीं कि अजय ने उनके हिसाब से सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है, तो करने दो ना। तुम बस चुपचाप देखो कि आगे क्या होता है।
और अपना हस्बैंड का नज़र में इनोसेंस बने रहो, बस इतना कहकर उसके मम्मी पापा मुस्कुराने लगे। अलीना और उसके मम्मी पापा ने किचन में जाकर सारी व्यवस्था देखी, उनके बर्तनों को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगी। सुगदा को किसी बात की शंका नहीं थी, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि उसके बेटे को अपने घर की रीति रिवाज के बारे में अच्छी तरह पता है। वो फिर से एक नए सिरे से जीने की शुरुआत कर रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। हरीश अपनी मम्मी के जाने के बाद बहुत बेचैन था। वो सचमुच अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सबके सामने अपनी माँ के साथ हुए इस व्यवहार के कारण वो रिद्धि से बहुत नाराज़ था। अपनी मम्मी के जाने के बाद से उसने रिद्धि से बात भी नहीं की थी, लेकिन रिद्धि तो अपनी सास के जाने के बाद बहुत खुश थी। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति खुश है या नाराज़। वह अपने पुराने लाइफस्टाइल में बिजी हो गई। हरीश ने अब अपनी मम्मी के कमरे में सोना शुरू कर दिया था। यह देखकर रिद्धि के तन बदन में आग लग गई। अगर तुम्हें मुझसे इतनी एलर्जी है तो मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? मेरी तकदीर तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन तुम्हारे बड़े भैया के बजाय मेरी शादी तुमसे हुई। अगर आज मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ हुई रहती तो मैं भी विदेश में एक लग्जरी लाइफ जी रही होती। रिद्धि ने बड़ी नफरत के साथ हरीश को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हरीश को जरा भी बुरा नहीं लगा, उल्टा उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान और आंखों में नमी आ गई। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ तुम्हारी शादी बहुत बड़ी भूल थी। हम दोनों के पापा ने अपना रिश्ता बनाए रखने के खातिर हमारा भविष्य बिगाड़ दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जब चाहो डिवोर्स ले सकती हो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर दूंगा, हरीश ने रिद्धि से कहा और चुपचाप ऑफिस के लिए चला गया। पापा, आपने सचमुच मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 500 साल पुरानी सोच वाले इंसान के साथ रहती हूँ। सचमुच मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, रिद्धि अपने आप से कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर वो भी घर से बाहर निकल गई। हरीश अपनी माँ से बातें करने के लिए बेचैन था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उन्हें कॉल करके बात कर सके। उसे इसी बात के लिए शर्मिंदगी होती थी कि मम्मी क्या सोच रही होगी। बेटे के सामने बहू ने इतना अपमानित किया और मैं चुपचाप देखता रहा। उधर सुगदा भी हरीश के लिए बेचैन थी। वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। उसे भी ये बात मालूम थी कि हरीश सबसे भोला भाला और मन का सच्चा है। उसे भी अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार था। वो खुद नहीं करती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि उसके फ़ोन करने की वजह से भी रिद्धि और उसके बीच किसी तरह की टेंशन हो जाए। आज सुबह से ही उसका मन विचलित हो रहा था। रह रहकर हरीश की याद आ रही थी। सुगदा ने घड़ी में वक्त देखा, दोपहर का वक्त था। इस वक्त तो वो ज़रूर ऑफिस में होगा, यही सोचते हुए उसने हरीश को फ़ोन कर दिया। हरीश अपने ऑफिस में बैठा हुआ पेंडिंग पड़े काम को देख रहा था। जैसे उसने देखा कि मम्मी का कॉल आ रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने झट से कॉल रिसीव किया और टूटे हुए शब्दों में बोला, मम्मी। हरीश, कैसे हो बेटा? बहू कैसी है? सुगदा की आवाज़ में नमी थी। अपनी मम्मी के सवालों का जवाब देने के बजाय हरीश ने सिर्फ इतना ही कहा, मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप कहीं दूर जाकर रहे? अपने बेटे की ये बात सुगदा के कलेजे पर तीर की तरह लगी। आंखों में आंसू आ गए। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो हरीश। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। रिद्धि तुम्हारी पत्नी है, एक दूसरे में ही तुम दोनों की खुशियाँ हैं। मेरा क्या है? मैं तो अब एक पका हुआ फल हूँ, कब डाल से गिर जाऊँ क्या पता, सुगदा ने हरीश को समझाते हुए कहा। वह अपने बेटे की मन की तड़प को अच्छी तरह समझ रही थी। वो खुद भी तो उसके लिए व्याकुल थी। ऐसा मत कहो मम्मी, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम्हें मालूम है मम्मी, आज तो उसने डाइवोर्स के लिए भी कह दिया है। अपने बेटे की बात सुनकर वो तड़प उठी। उसका बस चलता तो वो इसी वक्त उसके पास पहुंच जाती और उसे अपने सीने से लगा लेती। सब ठीक हो जाएगा बेटा। वो बिल्कुल अलग परिवेश में पली बड़ी है, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो। तुम दोनों को पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है। मम्मी की बात सुनकर हरीश ने कुछ नहीं कहा। वो उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया। इधर सुगदा अपने बेटे की बात सुनकर बेचैन हो रही थी। सुगदा अपने बेटे हरीश के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी थी। वो बालकनी में बैठी उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसने देखा अलीना की माँ मार्था उनके पास चली आ रही है। लंच का वक्त हो गया है, आप अभी तक आया नहीं, इसलिए हम आपको बुलाने आया है, अलीना की माँ ने टूटी फूटी हिंदी में कहा।
आपने क्यों तकलीफ़ की, मैं खुद ही आ जाती। सुगदा ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा और उनके साथ नीचे आ गई। उसने देखा बड़े से डाइनिंग टेबल पर अलीना और उसके पापा बैठे उन सबका ही वेट कर रहे थे। जैसे ही सुगदा और अलीना की माँ टेबल पर आकर बैठे तो नौकरों ने खाना परोसना शुरू कर दिया। अजय के कहे मुताबिक रसोइयों ने सुगदा के लिए शाकाहारी खाना, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी रायता परोस दिया था। वही दूसरी ओर उन सबका मांसाहारी खाना परोसा जा चुका था। सुगदा ने जैसे ही सबके खाने में मांस और हड्डियाँ देखी तो उसका जी मिचलाने लगा। उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। वो चुपचाप सिर झुकाकर अपना खाना खाती रही, लेकिन उन सबके खाने पर उनकी नज़र पड़ ही जाती थी। सबकी प्लेट के आगे पड़ी हुई हड्डियों के ढेर को देखकर उनसे नहीं रहा गया और आखिर उन्हें उबकाई आ ही गई। जब तक वो उठकर वॉश बेसन तक पहुंचती तब तक रास्ते में उन्हें उल्टी आ चुकी थी। ये देखकर बाकी लोग भी खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। ये क्या है मम्मी जी, अगर आपको हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाना था तो नीचे क्यों आई? पूरे घर को तो गंदा किया ही है, इसके साथ ही हम सबको भी खाने नहीं दिया। अलीना ने बेहद गुस्से के साथ कहा और पैर पटकती हुई चली गई। सुगदा सच में अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। माफ़ कीजिएगा समधन जी, मेरी वजह से आप लोग भी खाना नहीं खा पाए। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। सुगदा को इस वक्त भी सबकी प्लेट में रखे हुए बड़े बड़े मांस के टुकड़े को देखकर उबकाई आ रही थी। आज रात का खाना मैं ऊपर अपने कमरे में ही मंगवा लूँगी। मैं उन लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचते हुए वो आंख बंद करके बिस्तर पर लेट गई। वही दूसरी ओर उनके जाने के बाद सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। हमारी पहली चाल कामयाब रही। आगे आगे देखते जाओ, मैं ऐसा कर दूंगी कि वो परेशान हो जाएगी। अलीना की माँ ने अपनी बेटी को देखकर हंसते हुए कहा और टेबल साफ करवाकर फिर से खाना लेकर बैठ गई। रात को आज अजय को घर आने में देर हो गई थी। बुरी तरह से थका हुआ था। जब तक वो फ्रेश होकर आया अलीना सबका खाना लगवा चुकी थी। अपनी माँ को नहीं देखा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि वो उन्हें बुलाकर ले आए। 5 मिनट के बाद नौकर लौट आया। साहब, अम्मा जी ने कहा है कि वो ऊपर ही खाना खाएंगी, इसलिए उनका खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल नहीं, वो हमारे साथ ही खाना खाएगी, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर अजय जैसे ही उठकर जाने लगा तो अलीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी मम्मी यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आएगी। लंच के लिए ज़बरदस्ती उन्हें बुलाया था, लेकिन वो आधा खाना छोड़कर चली गई। अलीना ने सफाई देते हुए कहा। अजय की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे खाना खाने नीचे क्यों नहीं आई। फिलहाल वो इतना थका हुआ था कि उसने खाना खाया और चुपचाप सोने चला गया। अगली सुबह अजय सुबह सुबह अपने चाय के साथ साथ अपनी मम्मी के लिए भी चाय लेकर उनके कमरे में चला गया। उसने देखा वो नहा धोकर पूजा कर रही थी। अजय को देखते ही वो उठ खड़ी हुई और आगे बढ़कर उसके हाथों से चाय का कप ले लिया। क्या बात है माँ, आप कल रात खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आई? माफ़ करना बेटा, तुम जानते हो कि मैं जीवन में कभी मांस मछली नहीं खाया है, इसलिए जब मैं अपने सामने उन सबको इस तरह खाता हुआ देखा और सामने हड्डियों का ढेर देखा तो मुझे उबकाई आ गई, बस इसलिए मैं नीचे नहीं आई। सुगदा ने अपने बेटे के सवाल का जवाब देते हुए कहा। आज अजय भी अपनी माँ की बात समझ गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। अच्छी बात है मम्मी, मैं तो ये भूल ही गया था। मैं अभी नौकरों को कह देता हूँ कि वो आपका खाना और नाश्ता आपके कमरे में दे जाया करे, लेकिन हाँ, सुबह शाम की चाय तो आपको हम लोगों के साथ ही पीनी पड़ेगी। अजय ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों माँ बेटे बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। कुछ वक्त इसी तरह बीत गया। अलीना की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे जिससे वो अपनी सास को अजय की नज़रों से गिरा सके। अजय दोपहर के वक्त कभी भी घर पर नहीं होता था, सिवाय उन दिनों के जब कोर्ट की छुट्टियां हुआ करती थी। उस दिन जब नौकर ने सुगदा का खाना परोसा और एक बड़ी सी ट्रे में लेकर ऊपर जाने लगा, तभी अलीना ने पीछे से आवाज़ दी, रमेश, थोड़ी मिठाइयाँ भी मम्मी जी के लिए लेते जाओ। अलीना की बात सुनकर उस नौकर ने खाने की ट्रे को टेबल पर रखा और फ्रिज से मिठाई लेने चला गया। यही मौका था जब अलीना की माँ ने इधर उधर देखा और उनकी सब्जियों की कटोरी में एक हड्डियों वाला मांस का टुकड़ा डाल दिया। नौकर सुगदा का खाना लेकर जा चुका था। अलीना अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी खाना खा रही थी। सभी का इंतज़ार था आने वाले तूफान का। नौकर सुगदा के कमरे में खाना रखकर जा चुका था। सुगदा जो बैठी हुई भगवान की माला जप रही थी,
अपना खाना देखकर उन्होंने माला को एक ओर रखा और हाथ मुंह धोकर अपना खाना खाने के लिए बैठ गई। सबसे पहले एक प्लेट में उसने ज़रा सा खाना थोड़ा थोड़ा निकालकर विष्णु भगवान के नाम से भोग लगाया और उस प्लेट को किनारे रखकर अपना खाना खाने लगी। अभी उन्होंने आधा खाना भी नहीं खाया था कि सब्जियों वाली बड़ी कटोरी में जैसे ही हाथ डाला तो उनके हाथ में वो मुर्गे की टांग आ गई। जैसे ही सुगदा के हाथों में वो मांस का टुकड़ा आया, सुगदा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसके खाने में ये मुर्गे की टांग कैसे आ सकती है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके बेटे ने अपने रसोइयों को कड़ी चेतावनी दे रखी है कि उसके लिए शाकाहारी खाना बनाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। हे भगवान, मैंने ये मांसाहारी भोजन ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया। इतना कहते हुए वो रोने लगी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह में उंगलियां डालकर उल्टी करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब उनके क्रोध का आवेग शांत हुआ तो वो नीचे गई और रसोइयों को बुलाकर उसे डांट लगाते हुए कहा, जब तुम लोगों को मेरे बेटे ने अच्छी तरह बता दिया है कि मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो फिर तुम लोगों ने जानबूझकर मेरा धर्म क्यों भ्रष्ट किया। बेचारा रसोइया ये सुनकर घबरा गया। भगवान कसम अम्मा जी, हमने तो आपके लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया है। आप अभी भी रसोई में जाकर देख लो, मैं जानबूझकर आपका धर्म क्यों भ्रष्ट करने लगा। उसकी बात सुनकर सुगदा रसोई में गई और जाकर जब उसने बचा हुआ खाना देखा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। वो समझ गई कि ये सब अलीना और उसकी मम्मी का किया धरा है। उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो अलीना के कमरे में गई जहाँ इस वक्त वो अपनी मम्मी से बैठी बातें कर रही थी। अलीना, सुगदा ने गुस्से से लाल होकर कहा। सुगदा को ये बात मालूम नहीं थी कि अलीना तो इसी घड़ी का इंतज़ार ही कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी सास को इस तरह गुस्से में देखा तो मन ही मन वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे इसी घड़ी का तो इंतज़ार था। क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि बात क्या है? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि क्या बात है। मैं पूछती हूँ कि इस तरह मेरा धर्म भ्रष्ट करके तुम्हें क्या मिल गया? क्रोध के कारण वो कांप रही थी। व्हाट नॉनसेंस, मैंने क्या किया जो आप इस तरह मुझ पर चिल्ला रही है? मैं भला आपका धर्म क्यों भ्रष्ट करने लगी? अलीना ने भी दुगने स्वर में चिल्लाते हुए कहा। देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं खुद भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। इतना कहते कहते सुगदा की आवाज़ भारी हो गई। देखो समधन जी, इस तरह आप मेरी बेटी को ब्लेम नहीं कर सकता है। अरे वो कितना ख्याल रखता है आपका, और आप इस तरह इस पर आकर चिल्लाता है। अलीना की माँ मार्था ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा। अभी उन दोनों के बीच झड़प चल ही रही थी कि तभी अचानक से अजय घर आ गया। आज कोर्ट का हाफ डे था, इसलिए वो लंच टाइम के बाद घर आ गया था। जैसे उसने घर में कदम रखा तो अपनी माँ और पत्नी के साथ साथ अपनी सासू माँ की बात सुनकर भी दंग रह गया। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसकी माँ के साथ अलीना की माँ ने इस तरह रूडली बिहेव किया। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग इस तरह आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? अच्छा हुआ अजय तुम आ गए। देखो ना, तुम्हारी माँ अचानक से आकर मुझ पर चिल्ला रही है। मुझे तो पूरी बात मालूम तक नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। अजय को देखकर अलीना ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, पहले तुम लोग शांत हो जाओ, फिर मैं बात करता हूँ। इतना कहते हुए अजय अपनी मम्मी की ओर पलटा और बोला, मम्मी बताइए आखिर बात क्या है? अपने बेटे की बात सुनकर सुगदा रो पड़ी। उसने दोपहर के खाने में मांस और हड्डी का टुकड़ा मिलने वाली घटना बता दिया। अपनी माँ की बात सुनकर अजय भी सन्न रह गया। उसने जलती हुई नज़रों से अलीना की ओर देखा, फिर उसने अपने नौकरों और राधे श्याम को आवाज़ लगाई, राधे श्याम, राधे कहाँ हो? जल्द से जल्द यहाँ आओ। अपने मालिक की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर राधे श्याम दौड़ता दौड़ता वहाँ आया। जी साहब, राधे श्याम ने नज़र झुकाकर कहा। उसे इस बात का अंदेशा हो गया था कि दोपहर वाली घटना का सिर जिम्मा उसके माथे पर डाल दिया गया है। मम्मी के खाने में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई? अजय ने जलती हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा, ठाकुर जी की सौगंध, मैंने पूरा निरामिष खाना बनाया था। मालकिन को मैंने पूरा खाना भी दिखा दिया था। मेरा खाना बिल्कुल निरामिष था। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ। राधे श्याम ने डरते डरते कहा। उसे क्यों बुरा भला कहते हो बेटा? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने खुद रसोई में जाकर सब कुछ अच्छी तरह से देखा था। इतना कहते हुए सुगदा रो पड़ी।
और चुपचाप वापस अपने ऊपर कमरे में चली गई। दूसरी ओर राधे श्याम को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो सुगदा के पीछे पीछे ऊपर गया और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मैं सच कहता हूँ अम्मा जी, मैंने पूरे ध्यान से आपका खाना बनाया था और खुद अपने हाथों से आपके बर्तन में खाना डालकर ऊपर लेकर आया था। इतना कहते हुए राधे श्याम को जैसे कुछ याद आया। लेकिन जब मैं आपके लिए खाना लेकर ऊपर आ रहा था तभी पीछे से मैम साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए फ्रिज से मिठाई भी लेता जाऊं। मैंने आपके खाने को डाइनिंग टेबल पर रखा और फ्रिज से मिठाई लेने चला गया था। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। अब सुगदा को समझ में आ गया था कि बात क्या थी। पहले तो उसे शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसने पीछे खड़े अजय को देखा, जो सारी बात सुन चुका था। राधे श्याम ने जब अजय को देखा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बड़े साहब अपनी पत्नी की शिकायत करने के अपराध में मुझे नौकरी से ही निकाल दे। उसकी घबराहट को देखकर अजय ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब मैं समझ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तुम जाओ यहाँ से। अपने मालिक की बात सुनकर राधे श्याम सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग गया। इसके साथ ही उसे इस बात की खुशी हुई कि उसकी नौकरी बच गई। अजय बहुत शर्मिंदा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुगदा अपने बेटे की मन की बात समझ रही थी। उसने आगे बढ़कर अजय का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिस्तर पर बैठा लिया। इसमें तेरी क्या गलती है जो तू इतना दुखी हो रहा है? मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरा रहना यहाँ किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन तेरा मुंह देखकर मुझे आना पड़ा। सुगदा ने अजय के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। अजय तो खुद ही निशब्द था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी मम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग इस कदर नीचता पर उतर आएंगे, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहते हुए अजय गुस्से से भरा हुआ नीचे चला गया। बेचारी सुगदा का मन किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वो सोच रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे बेटे की गृहस्थी में आग लग जाए। इधर अलीना और उसकी मम्मी ये सोचकर खुश हो रही थी कि शायद अजय गुस्से में भरकर अपनी मम्मी को ही डांटने गया है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उन लोगों की ही पोल खुल चुकी है। इस बीच अजय को कमरे में आता हुआ देखकर दोनों माँ बेटी चुप हो गई। अजय ने एक बार गहरी नज़रों से उन दोनों को देखा और बोला, अलीना, कल मैं मम्मी को रणविजय के पास छोड़ने जा रहा हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो खुशी से चिल्लाकर बोली, देख लिया ना तुमने, हम लोगों ने मम्मी जी को सिर पर बैठा कर रखा, लेकिन उल्टे उन्होंने हम लोगों पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। बिल्कुल राइट डिसीज़न लिया तुमने। अलीना की बात सुनकर अजय ने ठंडी सांस ली और बेहद रूखी आवाज़ में कहा, हाँ, मैंने बिल्कुल राइट डिसीज़न लिया है। मैं मम्मी को हमेशा के लिए इस घर से भेज रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक और डिसीज़न भी लिया है। अच्छा, वो क्या है? अलीना की आंखें चमक उठी। दरअसल मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी एक किराए का घर ढूंढ लिया है। मैं उन्हें एडवांस भी दे चुका हूँ। अजय की बात सुनकर दोनों माँ बेटी को जैसे बिजली के 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या कहा तुमने? मेरे मम्मी पापा के लिए रेंट का घर बुक कर दिया है? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे सिवा इनका कोई नहीं है। फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? अलीना ने गुस्से में लगभग चीखने वाले अंदाज में कहा। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? मुझे मालूम है तुम्हारे मम्मी पापा को भी इस तरह बेटी के घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैंने उनके रहने की व्यवस्था करवा दी है। अजय ने बड़े निर्विकार भाव से कहा। मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ ही रहेंगे, अलीना ने जिद पर आते हुए कहा। पति पत्नी के बीच इस तरह का झगड़ा देखकर अलीना की माँ मार्था घबरा गई थी। वो सोचने लगी थी कि अगर सचमुच अजय ने उन्हें इस घर से बाहर कर दिया तो उनके खर्चे कैसे चलेंगे, क्योंकि मिस्टर गोम्स को तो काम करने की आदत थी नहीं। शुरू से ही वो अपनी पत्नी और बेटी पर डिपेंडेंट थे, उनके पैसों पर ऐश करते थे। अजय उनकी घबराहट को देखकर सब समझ रहा था। उसने नेहले पर दहला मारते हुए अपनी पत्नी से कहा, अगर इस घर में मेरी मम्मी के लिए जगह नहीं है तो तुम्हारी मम्मी पापा के लिए कोई जगह नहीं है। शादी हम दोनों ने की है, इसलिए हम दोनों अपनी लाइफ जिएंगे। अच्छा, तो अब समझ में आया, ये आग तुम्हारी माँ ने लगाई है। अलीना को गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। खबरदार, अगर तुमने मेरी मम्मी के लिए एक शब्द भी कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अरे वो तो यहाँ आना भी नहीं चाह रही थी, उन्हें मैं लेकर आया था
क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी। मैं ये भी भूल गया था कि मैं एक इंसान हूँ। तुम सबके लिए तो मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला इंसान बन गया था। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ भावनाएं हैं। 2 पल अपनी मम्मी के साथ बातें करके मेरे दिल को सुकून मिलता है, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को फूटी आंख नहीं सुहाता। क्रोध के मारे अजय की आवाज़ तेज हो गई थी और शरीर कांपने लगा था। सुगदा के कानों तक भी ये आवाज़ जा रही थी। वो नीचे आकर इस झगड़े को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो उसके बीच बचाव करने से अलीना और ज़्यादा भड़क जाए। तभी उन्हें अलीना की आवाज़ सुनाई दी, तो तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो अजय। अगर मेरे मम्मी पापा घर से गए तो मैं भी उनके साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अजय के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। वह अच्छी तरह समझ रहा था कि अलीना का आखिरी दाव यही चलेगी। अच्छी बात है, तुम भी अगर उनके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वैसे भी तुम सबके साथ रहने पर भी मैं अकेला ही हूँ। चलो, कम से कम तुम तो अपनी मम्मी पापा के साथ सुकून से रहोगी। अजय की बात सुनकर अलीना और उसकी माँ बौखला गई। उसे इस जवाब की आशा बिल्कुल भी नहीं थी। मार्था ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। वो समझ रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसकी बेटी के साथ साथ उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। वह अजय की आंखों में सबके लिए नफरत का भाव देख रही थी। अच्छी बात है, मैं अपने मम्मी पापा को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ, और हाँ, बहुत जल्दी तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा। अलीना ने अपने सभी दाव पेंच को खाली जाते हुए देखकर बुखलाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारी हर बात को मानी है, तो तुम्हारी इस बात को कैसे ठुकरा सकता हूँ। इतना कहते हुए जैसे अजय पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सुगदा बड़ी तेजी के साथ चली आ रही है। सुगदा अपने बेटे बहू के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का घर टूटे, इसलिए वो भागती हुई नीचे आ गई थी। अजय ने जब अपनी मम्मी को इस तरह भागकर आते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, क्या बात है मम्मी, आप इतना घबरा क्यों रही है? मैं घबराऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी वजह से मेरे बेटे का घर टूट रहा है। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। देखो अजय, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मेरा सिर शर्म के मारे झुक जाए। सुगदा ने लगभग हाँफते हुए कहा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अलीना को अगर मेरे परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है तो मुझे भी उनके परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो फिर भी इतना कह रहा हूँ कि उनके रहने खाने की व्यवस्था अलग से करवा दे रहा हूँ, लेकिन आपकी बहू तो आपको देखना भी नहीं चाहती। अजय ने अलीना को देखते हुए कहा। ऐसी नाजुक हालत को देखकर मार्था ने तुरंत आगे बढ़कर अजय के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। हमारे लिए तुम्हें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहता है, यहाँ अलीना बिल्कुल गलत है। सबका मम्मी एक जैसा होता है। यू आर राइट। मार्था ने तुरंत अपनी भूल मानते हुए अजय से ये बात कही। अलीना तो अपनी मम्मी के व्यवहार से हैरान थी। मम्मी, ये आप क्या कह रही है? अलीना चिल्ला उठी। हम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम लोग ठीक से रहो, बस हम यही प्रेयर करेगा। मार्था ने अपनी बेटी से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अलीना ने जैसे ही सुगदा को देखा तो नफरत भरी अंदाज में बोली, यह सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। सुगदा ये सुनकर तड़प उठी। उसने अजय का हाथ लिया और अपने सिर पर रख दिया। तुझे मेरी कसम अजय, अगर तूने कुछ भी किया तो इसी वक्त अलीना और उसकी माँ से माफ़ी मांग। अगर तेरे दिल में अपने माँ बाप के लिए ज़रा भी सम्मान है तो तुझे सौगंध है, तो अलीना और उसके मम्मी पापा को इस घर से जाने से रोक ले, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय से छुरा घोंप दिया है। किसी तरह अपने दिल के दर्द को दबाता हुआ अलीना की ओर मुड़कर बोला, सॉरी, तुम्हें और तुम्हारी मम्मी पापा को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अलीना ये बात सुनकर और भड़क गई। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम अपनी मम्मी के प्रेशर में आकर ये बात कह रहे हो। अब मैं एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकने वाली हूँ। इसी वक्त अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ से चली जाती हूँ, फिर तुम आराम से अपनी मम्मी के साथ यहाँ चैन से रहना। अलीना ने किसी नागिन की तरह बल खाते हुए गुस्से में फुंकार कर कहा। सुगदा ये देखकर घबरा गई। उसने आगे बढ़कर अलीना के पैर पकड़ लिए। जो हुआ सो हुआ। बीती बातों पर मिट्टी डालो बहू, मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा की सौगंध है, अगर तुमने कभी भी एक पल के लिए भी मेरे बेटे से सच में प्यार किया है तो तुम्हें उस प्यार की सौगंध।
अपने बसे बसाए घर को मत तोड़ो। मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ और वादा करती हूँ कि जीवन में कभी लौटकर नहीं आऊँगी। सुगदा ने रोते हुए कहा। अजय से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। बस करो मम्मी, अपने बेटे के खातिर इतना भी मत गिर जाओ कि तुम्हारा बेटा जीते जी मर जाए। इतना कहकर अजय ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसी वक्त उन्हें लेकर घर से निकल गया। अजय के जाने के बाद मार्था अपने कमरे से बाहर निकली और एक जहरीली मुस्कान के साथ अपनी बेटी से बोली, बस करो डियर, अब ज़्यादा नौटंकी का ज़रूरत नहीं है। कहीं ओवर एक्टिंग के चक्कर में हम लोगों को सचमुच घर से ना निकलना पड़े। तुम्हारे सिर की मुसीबत अब जा चुकी है। अपनी मम्मी की बात सुनकर अलीना भी मुस्कुराने लगी और एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गई। थैंक गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि बुढ़िया इस घर से जाएगी भी। अलीना ने चैन की सांस लेते हुए कहा। सुनो, मेरा बात ध्यान लगाकर सुनो। अब थोड़ा दिन तक तुम अपना हस्बैंड को घास मत डालना और अपना मुंह फुलाए रखना। धीरे धीरे वो लाइन में आ जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर अलीना ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया और आधे शाम को कुछ चटपटा सा स्नैक्स बनाने का ऑर्डर दिया। दोनों माँ बेटे के बीच गाड़ी में गहरी खामोशी छाई थी। सुगदा अपने बेटे की नज़रें बचाकर अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को रह रहकर साड़ी से पोंछ लेती थी। आखिरकार वो लोग पुणे पहुंची गए। रणविजय ने जब अचानक से अपनी माँ और बड़े भाई को देखा तो चौंक गया। अच्छा हुआ आप मम्मी को लेकर यहाँ आ गई। मैं और सीमा सोच ही रहे थे कि आपके यहाँ आकर मम्मी को ले आई। रणविजय ने उनका स्वागत करते हुए कहा। तब तक अंदर से सीमा भी आ गई थी। उसने भी आगे बढ़कर सबका स्वागत किया और सबके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हुए वही उनके पास बैठ गई। अजय के चेहरे पर छाई गहरी खामोशी और चिंता को देखकर इतना सब लोग समझ गए थे कि ज़रूर कोई ना कोई बात हुई है। थोड़ी देर के बाद अजय मम्मी को छोड़कर वापस मुंबई के लिए निकल गया। उसके जाते ही सुगदा फूट फूट के रोने लगी। उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके रोने की वजह पूछे, लिहाजा दोनों चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद जब सुगदा कुछ शांत हुई तो रणविजय ने पास आते हुए कहा, आप इतनी परेशान क्यों हैं मम्मी? वहाँ कुछ बात हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अजय तो मेरा बहुत ख्याल रखता था। भगवान उन दोनों को खुश रखे। बस ऐसे ही उसे जाते हुए देखकर मेरी रुलाई छूट गई। सुगदा ने अलीना के बुरे बर्ताव को छुपाते हुए कहा। सीमा हाउसवाइफ थी, इसलिए दिन भर वो घर पर ही रहती थी। घर के साफ सफाई सारे काम पूरी कुशलता के साथ करती थी। सुगदा के आने के बाद बेशक उसका काम थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसका मन भी लगा रहता था। दो दो बेटों के घर से इस तरह ठोकर खाने के बाद सुगदा तन से ही नहीं बल्कि मन से भी बुरी तरह टूट चुकी थी। सीमा के साथ भी वो हर वक्त डरी डरी सी रहती थी। उसे इस बात का डर लगा रहता कि कहीं उसकी कोई बात बुरी ना लग जाए। उसके मन में अब ये बात घर कर गई थी कि वो नितांत अकेली और असहाय है। अब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो दूसरों पर सारी जिंदगी के लिए आश्रित हो गई है। अपने पति जगनारायण और उनके साथ बिताए गए उन सुखी और सुनहरे दिनों को याद करके अकेले में वो जी भर के रोया करती। मन ही मन में घुटने की वजह से धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। अपनी माँ को इस तरह चुपचाप और कमज़ोर होता हुआ देखकर रणविजय ने इस बारे में अपनी पत्नी सीमा से बात की। क्या बात है सीमा, मम्मी इतनी चुप चुप और डरी सहमी क्यों रहती है? दिनों दिन उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। सब ठीक तो है ना? अपने पति की बात सुनकर सीमा चिढ़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पति उस पर शक कर रहा है कि मैं उसकी माँ का ख्याल नहीं रखती। अगले ही पल उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने अपने बेटे के कान भरे हैं। सीमा को चुप देखकर रणविजय ने कहा, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूँ। सब ठीक तो है ना? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी माँ का ध्यान नहीं रखती, उनके साथ बुरा व्यवहार करती हूँ या उनको खाना नहीं देती जो दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है? तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? सीमा ने गुस्से में उबलते हुए कहा। उसके गुस्से को देखकर रणविजय हैरान रह गया। अरे बाबा, तुम नाराज़ क्यों होती हो? मैंने तो तुमसे वैसे ही पूछ लिया है। क्या तुम नहीं देख रही कि माँ बहुत बदल गई है? मैंने तुम पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। रणविजय ने उसे शांत कराते हुए कहा। उसके समझाने से सीमा का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन उसके मन में बात घर कर गई थी। दोनों माँ बेटे ज़रूर मेरी शिकायत करते हैं, मैं इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी रणविजय ने मुझ पर शक किया। धीरे धीरे उसने पहले की तरह
अपनी सास का ख्याल रखना छोड़ दिया। पहले वो घर से बाहर जाती थी तो उनके खाने नाश्ते का प्रबंध करके जाती थी। अब वो दिन भर के लिए कभी शॉपिंग पर तो कभी अपनी सहेलियों के पास चली जाती थी। वो सुगदा को भी बताने की ज़रूरत नहीं समझती थी कि कहीं बाहर जा रही है। उसके जाने के बाद जब सुगदा रसोई में जाती और खाने पीने का सामान नहीं देखती तो जो बन पड़ता बनाकर खा लेती थी। कमज़ोरी की वजह से खाना तो बना लेती थी, लेकिन किचन की साफ सफाई ढंग से नहीं कर पाती थी। सीमा जब घर लौटकर आती तो अस्त व्यस्त रसोई को देखकर और चिढ़ जाती। काफ़ी देर तक वो रसोई घर में उठा पटक करती रहती। सुगदा सब समझ जाती, लेकिन वो बेचारी किससे अपने मन की बात करती। चुपचाप अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती। एक छोटी सी गलतफहमी ने अच्छे भले संबंधों को बिगाड़ कर रख दिया था। आज रणविजय के कोर्ट के जाने के बाद सीमा ने अपनी सास को नाश्ते के लिए भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। जो बचा था उसने खुद खा लिया और अपनी सहेली के साथ फिल्म देखने के लिए चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस कहानी को यहीं पर छोड़ती हूँ। अगर आपको ये कहानी का भाग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में।